जब परिवार छुट्टियों में एकत्र होते हैं तो अक्सर मजेदार गतिविधियों की योजना बनाई जाती है ताकि मिलकर मुख्य यादें बनाई जा सकें। जोन्स परिवार ने नट्टी पुट्टी गुफा में गुफागमन का निर्णय लिया, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनके परिवार को कितनी विनाशकारी क्षति का सामना करना पड़ेगा। यह नट्टी पुट्टी गुफा त्रासदी का घातक विवरण है। जॉन जोन्स परिवार के साथ कुछ मजेदार समय बिताने के लिए तैयार थे जब उन्होंने सॉल्ट लेक सिटी के पास यूटा डेजर्ट में नट्टी पुट्टी गुफा का अन्वेषण करने का निर्णय लिया। वे इस विशेष गुफा में पहले नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने और उनके भाई जियोश ने अपने युवावस्था का अधिकांश समय यूटा की विभिन्न गुफाओं में बिताया था। वे स्वयं को एक अनुभवी गुफागामी मानते थे, हालांकि हाल के वर्षों में उनका अन्वेषण कम हो गया था। उनकी शादी हो चुकी थी, एक बच्चा था और वर्तमान में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में मेडिकल छात्र थे। यह एक व्यस्त नियमित कार्यक्रम बनाता था जो गुफागमन के लिए थोड़ा समय छोड़ता था। थैंक्सगिविंग ब्रेक के दौरान वे छुट्टियों के लिए परिवार के साथ आराम करने के लिए घर लौट रहे थे। उन्होंने नट्टी पुट्टी में एक दिन की पैदल यात्रा और अन्वेषण की योजना बनाई, जिसे अधिकांश लोग शुरुआती लोगों की गुफा मानते हैं। गुफा के मुख्य क्षेत्र सभी के लिए दिलचस्प थे। वहाँ एक मेज रूम था जिसमें बड़े पत्थरों के चारों ओर घूमने वाले सुरंगों और खुलासों का एक जाल था। एक बड़ा झुका हुआ क्षेत्र था जिसे स्लाइड कहा जाता था, जहाँ पूरा कमरा 45 डिग्री के कोण पर नीचे की ओर झुका हुआ था और नीचे उतरने के लिए एक रस्सी थी। इस गुफा प्रणाली का अधिकांश ज्ञात क्षेत्र अच्छी तरह से मानचित्रित था। वहाँ कुछ प्रसिद्ध क्षेत्र भी थे जो अधिक चुनौतीपूर्ण थे, जैसे कि बर्थ कैनाल या एओर्टा क्रॉल। ये क्षेत्र तंग और पार करने में कठिन थे, इसलिए केवल अधिक अनुभवी गुफागामी ही इन मार्गों को पार करने की कोशिश करेंगे। ज्ञात चुनौतियों के बावजूद लोग अभी भी इन तंग सुरंगों में फंस जाते थे। नट्टी पुट्टी को हाल ही में कुछ सालों की बंदी के बाद फिर से जनता के लिए खोला गया था, क्योंकि गुफागामी इन कठिन तंग जगहों में फंस जाते थे। वे कुछ के लिए पारंगत थे, लेकिन अन्य लोग पाते थे कि उनके कंधे या कूल्हे बस नहीं निकल पाते थे, चाहे वे कितनी भी जोर से चट्टान के खिलाफ खींचते हों। जब वे खुद को संकीर्ण स्थान में फंसा लेते थे तो उन्हें पूरी तरह से निकालने के लिए गंभीर सहायता की आवश्यकता होती थी। इन बचाव कार्यों के कारण अब एक नया परमिट शैली प्रवेश आवश्यक था, जिसमें प्रति समूह 2 अनुभवी गुफागामियों की सूची होती थी। जियोश ने मंगलवार 24 नवंबर 2009 थैंक्सगिविंग से पहले के दिन के लिए एक समूह को अन्वेषण करने का परमिट प्राप्त किया था। जॉन की गर्भवती पत्नी एमिली घर पर उनकी 1 वर्षीय बेटी लिजी के साथ रहकर ससुराल के साथ एक अधिक आरामदायक शाम का आनंद लेने के लिए रुकी थी। उनके 11 परिवार और दोस्तों का समूह मुख्य खुले गुफा क्षेत्रों में शुरू हुआ। अंततः जॉन और उनके भाई जियोश ने 2 दोस्तों के साथ और अधिक चुनौतीपूर्ण सुरंगों को खोजने के लिए अलग हुए। उन्होंने बर्थ कैनाल के बारे में कहानियां सुनी थीं और इसके स्थान के लिए मानचित्र की परामर्श की थी। यह एक लंबी तंग सुरंग के रूप में जाना जाता था, जिसमें अंत के पास एक विशेष रूप से तंग जगह थी। अगर आप बस सबसे संकीर्ण हिस्से को पार कर सकें, तो अंत में एक छोटा कमरा होगा जिसमें खड़े होकर मुड़ सकते हैं। वे जानते थे कि बर्थ कैनाल तंग और अनुभवी गुफागामियों के लिए भी पैनिक उत्पन्न करने वाला हो सकता है। उन्होंने इस विशेष सुरंग को खोजने के लिए फैल कर प्रयास किया। जॉन और जियोश ने बाईं ओर के मार्ग को लिया, एक छोटी सुरंग के माध्यम से लगभग 15 फीट तक चले। यह अगले 10 फीट में कई ऊंचाइयों में ऊपर और नीचे हो गया। वहाँ चट्टानों की निकासियां और तंग जगह थीं, जिनमें से एक गुफागामी को अपने शरीर को कई दिशाओं में मोड़ने की आवश्यकता होती थी ताकि कंधे पार हों, फिर कूल्हे और अंततः पैरों को इस प्रकार मोड़ते हुए कि वे उचित दिशा में मुड़ जाए। यह केवल एक तंग छेद के माध्यम से अपने शरीर को बलपूर्वक खींचने की बात नहीं थी। इस क्षेत्र को कॉर्कस्क्रू कहा जाता था, क्योंकि जो कुछ ही लोग इसके माध्यम से गए थे वे छोटे और लचीले थे, अपनी सभी कौशलों का उपयोग करके धीरे धीरे पैनिक उत्पन्न करने वाले मुड़ावों के माध्यम से चले। कॉर्कस्क्रू क्षेत्र के बाद मार्ग लगभग 5 फीट तक ऊपर की ओर कोण करता है, फिर एक चट्टान के किनारे पर नीचे मुड़ता है, जिसमें बाईं ओर 90 डिग्री का तीव्र मोड़ होता है। अब तक गुफागामी ने आवश्यकता होने पर इस छोटे क्षेत्र का उपयोग किया था कॉर्कस्क्रू के बाद खुद को वापस मोड़ने के लिए और कठिन हिस्से से वापस जाने के लिए। 5 साल पहले एक 16 वर्षीय लड़का ब्रोका क्लार्क इस कॉर्कस्क्रू खंड में फंस गया था। वह केवल 5 फीट 7 इंच लंबा और 140 पाउंड वजन का था, लेकिन जब वह मुड़ने की कोशिश कर रहा था तो फंस गया था। उसे निकालने में 14 घंटे लग गए थे। जॉन बिल्कुल उसी जगह पर था जहां ब्रोका फंसे थे और वह मुड़ने की कोशिश कर रहे थे। चूंकि जॉन 6 फीट लंबे और 200 पाउंड के थे, इसलिए वह स्पष्ट रूप से जानते थे कि इस हिस्से में मुड़ना उनके लिए कोई विकल्प नहीं था। वे 12 इंच ऊंची जगह में थे, जिसमें उनके दबे हुए शरीर के लिए मुड़ने के लिए पर्याप्त क्षेत्र नहीं था। उन्होंने चट्टान के किनारे को आगे की ओर दबाते हुए अपनी पेट अंदर खींच ली और तंग जगह से खुद को खींच लिया। वे अब सिर पहले नीचे की ओर झुके हुए कोण में बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आगे एक क्षेत्र था जहां जॉन मुड़ सकते थे। जॉन को यह नहीं पता था, लेकिन कोई और कभी भी इस किनारे को पार नहीं कर पाया था। वे पूरी तरह से अनजानी जगह में थे। बेहद तंग और असहज स्थिति में होने के बावजूद जॉन शांत रहे। उन्हें पूरा विश्वास था कि आगे एक खुला स्थान होगा।
उन्हें हमेशा से लगता था कि वे बर्थ कैनाल के किसी हिस्से में थे, जहां कई गुफागामी संकीर्ण सुरंग में फंसे हुए महसूस करते थे, लेकिन अंत में दूसरी तरफ पहुंचने के बाद सब ठीक हो जाता था। एक तंग क्षेत्र से गुजरने के बाद वे इस सुरंग के नीचे की ओर फिसलने लगे। वे लगभग एक हाथ के बल पर खड़े हो रहे थे, अपने शरीर को ऊपर रखने और पीछे की ओर धक्का देने का तरीका खोजने की कोशिश कर रहे थे। वे अभी भी मुड़ नहीं पा रहे थे और अब उल्टा थे। गुरुत्वाकर्षण उनके 200 पाउंड के शरीर को उनके हाथों की कमजोर होती ताकत के खिलाफ खींच रहा था। उन्होंने अपने भाई जियोश को चिल्लाकर कहा और उन्हें पीछे हटने के लिए कहा। उन्होंने उनके विकल्पों पर चर्चा की और आगे बढ़कर मुड़ने की कोशिश करने का निर्णय लिया। वे इस बिंदु पर अपने कंधों और सिर पर गिर रहे थे और इस ऊर्ध्वाधर स्थिति से बाहर निकलने के लिए उन्हें कोई कदम उठाना था। उनकी हेडलैम्प ने आगे के फर्श में एक छेद की झलक दिखाई जो एक बड़े स्थान की ओर ले जा सकता था। उन्हें अब थोड़ी और आशा महसूस हुई, यह सोचते हुए कि वे इस दुस्साहसिक घटना पर थैंक्सगिविंग डिनर पर हंसेंगे। उन्होंने थोड़ा मोड़ लिया और छेद की ओर बढ़े। ठीक कैसे वे इस सुरंग के छेद में पहुंचे, यह अज्ञात है। ऐसा माना जाता है कि वे शायद फिसल गए, सिर पर चोट लगी और तंग जगह में फंस गए। दूसरा विचार यह था कि उन्होंने छेद में देखा, लेकिन जो उन्होंने देखा उसे गलत समझा, यह सोचकर कि यह एक खुला स्थान है और केवल एक मृत अंत नहीं है। किसी भी तरह जॉन इस सुरंग के निचले हिस्से में एक छोटे छेद में पहुंच गए थे, जो असंभव रूप से संकीर्ण था, केवल 18 इंच बाय 10 इंच का, एक लैपटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन से थोड़ा बड़ा। जॉन खुद को लगभग पूरी तरह से उल्टा पाए 70 डिग्री के कोण पर फंसे हुए। उन्होंने इस छेद से खुद को ऊपर की ओर धकेलने की कोशिश में कुछ समय बिताया। यह थका देने वाला था। उनके हाथ बेकार स्थिति में दबे हुए थे, एक उनके सीने के नीचे मुड़ा हुआ था और दूसरा उनकी तरफ एक चट्टान पर फंसा हुआ था। उन्होंने दीवारों के खिलाफ संघर्ष किया और जल्दी ही महसूस किया कि उनकी सारी कोशिश उन्हें 5 फीट ऊपर उथली सुरंग में वापस नहीं ले जा सकेगी। उनके बछड़े और पैर अभी भी सुरंग में ऊपर स्वतंत्र थे, लेकिन उनके पैर अब छेद के सबसे छोटे हिस्से में फंसे हुए थे, जो केवल 8 इंच चौड़ा था। उन्होंने फिर से जियोश को चिल्लाकर बुलाना शुरू किया। उनके भाई को पता था कि वे मुड़ने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उनके चिल्लाने का मतलब अच्छा नहीं था। जियोश इस तंग जगह में वापस गए और कॉर्कस्क्रू रास्ते को पार किया, लेकिन अपने भाई के विपरीत इस बार उन्होंने पैरों को पहले आगे बढ़ाया। उन्होंने जॉन की आवाज की दिशा में चलते रहे, अंततः किनारे के ऊपर। अंत में उन्होंने एक चिंताजनक दृश्य देखा। वे देख सकते थे कि उनके भाई का पैर एक चट्टान से बाहर निकल रहा था, मानो चट्टान ने उन्हें पूरी तरह से निगल लिया हो। उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़कर जॉन के पैरों में से एक को निचोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने ऊपर खींचने की कोशिश की, जबकि जॉन ने अपने सिरे से धक्का दिया। कई व्यर्थ प्रयासों के बाद वे दोनों थकान और निराशा महसूस कर रहे थे। जियोश देख सकते थे कि यह बहुत गंभीर था और उन्हें निकालने के लिए पेशेवर मदद की आवश्यकता होगी। उन्होंने सहमति जताई कि जियोश मदद लाने जाए और जॉन जितना संभव हो शांत और आराम से रहने की कोशिश करें। एक अन्य परिवार के दोस्त ने जॉन से बात करने और उन्हें यह बताने के लिए उस क्षेत्र में गए कि वे अकेले नहीं थे। कई घंटों तक जॉन उल्टे फंसे रहे, ज्यादातर सांस लेने के काम पर ध्यान केंद्रित करते हुए। फिशर ने उनके सीने को इतना दबा रखा था कि केवल सतही सांसें ही संभव थीं। उनके ऊपर उठने के सभी प्रयास वास्तव में उन्हें दरार में गहराई में बैठा चुके थे। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण उन्हें सुरंग की खुरदरी दीवारों के खिलाफ खींचता रहा, उनके थके हुए शरीर पर अपनी पकड़ को कसता गया। जब मदद पहुंची, तो पहली गुफारक्षक सुसी माता ने जॉन के फंसे हुए स्थान पर जाने का रास्ता बनाया। अब सुबह के 12:30 बज चुके थे और जॉन उल्टा 3 घंटे से फंसे हुए थे। सूजी की ऊंचाई केवल 5 फीट 3 इंच थी, इसलिए उनके लिए कॉर्कस्क्रू क्षेत्र के माध्यम से काम करना कहीं अधिक आसान था। एहतियात के तौर पर उनके टखनों में रस्सियां बंधी थीं ताकि वे भी फंस न जाए। उन्होंने देखा कि जॉन कैसे थे और उन्हें बताया कि वे उन्हें निकाल लेंगे। उन्हें थोड़ी राहत मिली होगी, यह सोचकर कि पेशेवर मदद पहुंच चुकी थी और वे जल्द ही इस फंदे से मुक्त हो जाएंगे। सूजी ने उनके पैरों के चारों ओर वेबिंग स्ट्रैप बांध दिए और फिर उसे सुरंग की शुरुआत में गिरने तक वापस खींच दिया। जॉन को ऊपर और बाहर निकालने के लिए रस्सियों पर खींचने के कई प्रयास किए गए। जॉन पर किसी प्रभावी रिलीज के लिए रस्सियों पर बहुत अधिक घर्षण था। वे अभी भी अपने हाथों का पूर्ण उपयोग किए बिना फंसे हुए थे। कुछ चीजों को आजमाने और कई आक्रामक विकल्पों पर विचार करने के बाद जॉन को ऊपर और बाहर निकालने के लिए एक पुली प्रणाली का उपयोग करने का निर्णय लिया गया। 5 साल पहले जब ब्रोकर क्लार्क फंसे थे, तब एक पुली का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था, भले ही उनके पास मदद करने की योजना थी। यह एक आसान स्थान नहीं था जहां काम किया जा सके। हर उपकरण को गुफा के प्रवेश द्वार से लाना पड़ता था, जिसे कॉर्कस्क्रू के दूसरी तरफ पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लगता था। सुरंग अत्यंत तंग थी और केवल छोटे बिजली उपकरण ही अंदर और बाहर लाए जा सकते थे। एक समय में केवल एक व्यक्ति ही वहां सहायता कर सकता था और उसे छोटे कद या पतले शरीर का होना चाहिए ताकि वे प्रभावी रूप से इस रास्ते से गुजर सकें। यह बस एक आदर्श स्थिति नहीं थी। हर पुली को स्थापित करने में असाधारण समय लगता था। इस दौरान गुफागामी जॉन से बात कर रहे थे, उन्हें दिलासा दे रहे थे और कहानियां साझा कर रहे थे ताकि वे शांत और बातचीत करते रहें।
वे एक गहरे आस्तिक मोर्मन थे और इस अवास्तविक स्थिति में सुकून पाने के लिए प्रार्थना और गाना गाते थे। जॉन ने रात उल्टा बिताई थी और यह शरीर की शारीरिक सीमाओं के संकेत दिखा रहा था कि यह स्थिति कब तक सहन की जा सकती है। मानव शरीर लंबे समय तक उल्टा रहने के लिए नहीं बना है। पूरा संचलन प्रणाली हृदय से दबाव के धक्कों का उपयोग करके रक्त को प्रणाली में आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है, जबकि वाल्व और तंतुयुक्त वाहिकाएं रक्त को रोकती है और उसे पीछे जाने से रोकती है। यह एक तरफा प्रवाह दबाव, गुरुत्वाकर्षण और वाल्व को संतुलित करता है ताकि सभी ऊतकों को ऑक्सीजन मिल सके और गुर्दों के माध्यम से शरीर से विषाक्त पदार्थों को हटा सके। जॉन का शरीर गुरुत्वाकर्षण से 12 घंटे से अधिक समय तक लड़ रहा था। मस्तिष्क इस प्रकार के तरल दबाव को सहन करने के लिए नहीं बना था। तरल पदार्थ उनके फेफड़ों में जमा हो रहे थे और उचित संचलन की कमी के कारण विषाक्त पदार्थ एकत्र हो रहे थे। उनके अंग उनके फेफड़ों पर दबाव डाल रहे थे और प्रत्येक सांस लेना मांसपेशियों के लिए एक थकाऊ प्रयास था जो ऐसे काम के लिए नहीं बनी थीं। उनकी सांसें धीमी हो रही थीं और वे इस प्रयास से पूरी तरह से थक चुके थे। रात भर में वे पूरी तरह से शांत और तर्कसंगत से अस्थायी रूप से अपने पैरों को मारते हुए और भ्रमित होते हुए चले गए थे। यह देखने के लिए बचावकर्ताओं के लिए यह बहुत कष्टप्रद था। वे असहाय, थके हुए और खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। इस गुफा प्रणाली में हवा गर्म और नम थी। यह एक समर्पित प्रयास लेता था कि वे शांति से सांस लेते रहें जब आप प्रतिबंधित हो और ठीक से हिल या सांस भी न ले सकें। लेकिन बचावकर्ताओं को पता था कि जब जरूरत पड़ेगी तो वे बाहर निकल सकते हैं। जॉन के पास यह विलासिता नहीं थी। वे अपना सीना फुलाकर सांस नहीं ले सकते थे और उनके आसपास की हवा की ऑक्सीजन सांद्रता धीरे धीरे कम हो रही थी। इस दौरान एक तारयुक्त टेलीकॉम प्रणाली को जॉन के फंसे हुए स्थान तक पहुंचाया गया। उनकी पत्नी ने उनसे बात की, उन्हें धैर्य रखने और विश्वास बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। जॉन ने आश्वासन दिया कि वे जल्द ही उनके साथ बाहर होंगे। उसी दिन दोपहर 4 बजे तक उन्होंने पुलिस को जगह पर लगाने का काम पूरा किया ताकि जॉन को निकाल सकें। रायन शर्ट सुरंग में थे जब सिस्टम तैयार था। जॉन का शरीर संकीर्ण हिस्से में फंस गया था, इसलिए रायन को उनकी टांगों को एक तरफ धकेलना पड़ा जब टीम ने बाहर से खींचा। हर खिंचाव ने उन्हें धीरे धीरे इंच दर इंच छेद से बाहर निकाला। इस समय तक जॉन की टांगों में अत्यधिक दर्द हो रहा था। रस्सी कई घंटों से उनके पैरों के चारों ओर बंधी हुई थी क्योंकि बचावकर्ता उन्हें निकालने के विभिन्न तरीकों का प्रयास कर रहे थे। वे पूरी तरह नीली हो गई थी और उन पर कोई महसूस करने योग्य नाड़ी नहीं थी। फिर भी हर खींचाव पर उन्होंने रोकने के लिए पुकार की क्योंकि इस समय उनकी नसें बेहद संवेदनशील थीं। उन्होंने उन्हें एक क्षण का समय खुद को संभालने के लिए दिया और फिर से प्रयास किया। ऐसा लग रहा था कि यह काम कर रहा था। जॉन अंततः इस छेद से बाहर खींचे जा रहे थे। उन्हें इतना ऊपर उठाया गया था कि रायन उन्हें देख सकते थे और उन्होंने गेटोरेड पीने के लिए एक नली नीचे भेजी। यह प्रयास बेहद धीमा हो रहा था और वे सभी इस कठिन प्रयास से थक चुके थे। रायन एक 12 इंच ऊंची सुरंग में दबे हुए थे और उनके सिर जॉन की टांगों के पास थे क्योंकि वे उन्हें धीरे धीरे तंग 10 इंच की दरार से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि वे उन्हें ऊपर उठाने में कुछ प्रगति कर रहे थे, लेकिन उन्हें बाहर निकालने में वे कोई करीब नहीं थे। उनके पैर उनकी सुरंग की छत से टकरा रहे थे और उन्हें सुरंग में मोड़ना असंभव था। उनके पास अब अपने पैरों पर कोई नियंत्रण नहीं था। 19 घंटे तक उल्टा रहने के बाद उनके पैरों को एक और धीरे से मोड़ने में मदद के बिना वे गंभीरता से उनके पैरों को तोड़ने पर विचार कर रहे थे ताकि उन्हें वापस सुरंग में लाया जा सके क्योंकि जॉन के लिए समय समाप्त हो रहा था। तभी एक अचानक अंधाधुंध दर्द में रायन बेहोश हो गए। जब वे होश में आए तो वे भारी खून बहा रहे थे और भ्रमित थे। गुफा के प्राकृतिक आर्च सेक्शन में पुल्ली को पकड़े हुए रस्सी टूट गई और कैराबाइनर और पुल्ली सीधे रायन के चेहरे पर लगे। उन्हें अपने चेहरे, होंठ और जीभ में चोट लगी थी और साथ ही मस्तिष्काघात भी हुआ था। उन्हें जल्दी से वहां से बाहर निकलना पड़ा। जॉन वापस वहीं थे, पूरी तरह से सुरंग में फंसे हुए, और उनके हाथों की रक्त संचार कट गया था और उनके पैर पूरी तरह से सुन्न हो गए थे। वे किसी भी तरह से खुद को मुक्त करने में असमर्थ थे। यह पल जॉन जोन्स के अंतिम पतन की शुरुआत थी। जब रायन का गरने में निरीक्षण किया गया और फिर अस्पताल भेजा गया तो उनके पिता डेव ने जॉन के साथ उस मार्ग में उनकी जगह ली। पुल्ली लाइनों को फिर से स्थापित करने में 1 घंटा लगा और डेव ने जॉन के शरीर के चारों ओर रस्सी बांधने की कोशिश की, लेकिन वे उनके फंसे हुए धड़ से आगे नहीं जा सके। पूरा समय जब डेव जॉन के साथ थे, जॉन अनुत्तरदायी थे। यह पूरी प्रक्रिया जॉन की सहायता के बिना प्रभावी ढंग से नहीं हो सकती थी। उनके 200 पाउंड के 6 फीट के शरीर को उठाने का कोई तरीका नहीं था जब तक वे स्वयं को किसी प्रकार से सहारा देने का प्रयास न करें। डेव के जॉन को बांधने के प्रयास में वे लगभग 15 मिनट के लिए खुद फंस गए थे। इस आदमी को बचाने के लिए उनके निराशाजनक प्रयास ने उनके बेटे और खुद को खतरे में डाल दिया था। यह एक विनाशकारी सच्चाई थी। एक बार जब वे 12 इंच की सुरंग में वापस धकेले गए तो वे थक गए और उन्हें बाहर निकलना पड़ा। ब्रांडन कोल्स ने उनकी जगह ली और टेलीकॉम प्रणाली लेकर आए ताकि जॉन के परिवार उनसे बात कर सके। उनकी पत्नी एमिली ने अपने प्यार का इजहार किया और उनसे कहा कि वे अपनी सारी मेहनत के बाद आराम करें। उन्हें अब भी सच्चाई से विश्वास था कि जॉन बाहर आ जाएंगे, लेकिन ब्रांडन वह देख सकते थे जो वह नहीं देख सकती थीं।
जॉन अब अनुत्तरदायी थे और पिछले कई घंटों से कोई जीवन के संकेत नहीं थे। रायन ने जॉन की गड़गड़ाहट भरी सांसों की सूचना दी थी। अब वहाँ सन्नाटा था। बचाव दल गुफा के गिरने में इकट्ठा हुए और स्थिति पर चर्चा की। यह तय हुआ कि एक चिकित्सा पेशेवर को यह पुष्टि करनी होगी कि जॉन वास्तव में गुजर चुके हैं। एक पैरामेडिक को तंग हिस्से में भेजा गया ताकि संदेह की पुष्टि की जा सके। बुधवार 25 नवंबर को सुबह 11:56 बजे जॉन जोन्स को मृत घोषित किया गया। बचाव दल ने जॉन को मुक्त करने के लिए लगातार 24 घंटे काम किया, लेकिन उल्टे स्थिति में उन्हें निकालना संभव नहीं था। समय समाप्त हो रहा था और उनके पास समय समाप्त हो गया। जॉन ने एक असाधारण 27 घंटे उल्टे स्थिति में जीवित रहे, जो कि अनुमानित संभावनाओं से 3 गुना अधिक था। जो 6 बचावकर्मी वास्तव में उस चट्टानी जेल में जॉन तक पहुंचे थे, वे वास्तव में वीर थे। उन्होंने खुद को जानबूझकर गुफा के एक हिस्से में रखा था जो कि अनमैप्ड था और जिसमें कई ज्ञात जोखिम थे। वे अपने प्रयासों में निस्वार्थ थे, शांत व्यवहार बनाए रखा और एक प्रतीत होने वाली असंभव बचाव में कभी हार नहीं मानी। जब उन्होंने निर्धारित किया कि जॉन के शरीर को निकालना असंभव होगा, जॉन को हमेशा के लिए नट्टी पट्टी गुफा के एड्स पुश सेक्शन में विश्राम के लिए छोड़ दिया गया। पूरी गुफा प्रणाली को कंक्रीट से बंद कर दिया गया और कभी फिर से नहीं खोजा जाएगा। जॉन जोन्स के जीवन की स्मृति में वहाँ एक पट्टिका लगाई गई। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।